हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम देखेंगे अनिका की स्टोरी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा देर न करते आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि निखिल भूमिका के साथ अपने घर पर जाता है। अब वहां पहुंचने के बाद निखिल भूमिका से कहता है बस थोड़ी देर रुको, सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद वह भूमिका को गाड़ी से बाहर आने का इशारा करता है। भूमिका सकुचाते हुए बाहर आ जाती है और कहती है मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं वापस जा रही हूँ। जैसे ही भूमिका दोबारा से गाड़ी की तरफ घूमती है तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। भूमिका, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। पहले ही तुमने यहाँ आने में इतना वक्त लगा दिया और अब बिना मिले ही वापस जा रही हो। क्या अपने दोस्त की मोम अपनी मोम जैसी नहीं होती? वह क्या चला गया, तुमने तो यहाँ आना ही बंद कर दिया। ये शब्द सुनते ही भूमिका के पैर अपनी जगह पर ही जम जाते हैं और वह धीरे से वापस उसी ओर घूम जाती है जहां से ये आवाज आ रही थी। उसकी अपनी माँ की उम्र की एक स्त्री जिसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी उसकी तरफ बढ़ी चली जा रही थी, और यह और कोई नहीं उसके शहीद दोस्त की माँ नैना थी। उसके पास आते ही भूमिका अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए कहती है, आंटी जी नमस्ते। इसके बाद रुक रुक कर अटक अटक कर अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिला और मेरी पोस्टिंग भी दिल्ली में नहीं थी। अब नैना निखिल की तरफ देखते हुए कहती है, कैसा है मेरा बेटा? ऐसा कहने के बाद वह निखिल के चेहरे को अपने दोनों हाथों से छूती है और फिर हाथों को कंधे से नीचे करते हुए निखिल की हथेलियों तक ले जाती है। फिर आके कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा काम ही ऐसा है कि तुम्हें वक्त नहीं मिलता होगा, लेकिन कम से कम फोन तो कर सकते हो। ये सब सुनकर और देखकर भूमिका के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि इन सभी चीजों पर किस तरह की प्रतिक्रिया दे। इसके बाद नैना भूमिका की तरफ पलटती है और उसे जवाब देती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों नहीं आई, चलो मेरे साथ अंदर चलो। ऐसा कहकर वह भूमिका का हाथ पकड़ती है और अंदर ले जाती है। निखिल भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद नैना मुस्कुराकर निखिल की तरफ देखते हुए कहती है, जाओ जाकर उनसे मिल लो। वे तुमसे बहुत नाराज हैं। उन्होंने तुम्हें कितनी बार कहा है लेकिन तुम समझती ही नहीं। अब इतने दिन तक गायब रहोगी, वह भी बिना किसी को खबर दिए, तो अब खुद ही झेलो। इस बार मैं बिल्कुल भी बीच में आने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं मेरी भूमिका के साथ बिजी हूँ। इतना कहने के बाद वह भूमिका को लेकर घर के डाइनिंग हॉल में रखे हुए सोफे पर बैठ जाती है। भूमिका अभी भी सदमे में थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी आंखों के सामने ये सब क्या चल रहा था। इसके कुछ देर बाद वह खुद को संभाल कर हिम्मत करके पूछती है, आंटी जी, वह निखिल? इसके आगे भूमिका खामोश रह जाती है। उसका मुंह खुला रह जाता है पर शब्द बाहर नहीं आते। अब नैना भूमिका की उस बात का जवाब देती है जो वह पूछना चाहती थी। अब नैना कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, हम सब जानते हैं। तुम जो कहना चाहती हो वह हमें पहले ही मालूम है। मुझे यह भी मालूम है कि तुम अभी तक इसी गिल्ट में हो कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा शहीद हुआ है। पर बेटा, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जगह उसका कोई और साथी होता, तुम एक लड़की हो, अगर कोई लड़का साथी भी होता, तो क्या वह अपनी ड्यूटी से पीछे हटता? उसने जो तुम्हारे लिए किया, क्या वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं करता? ये सब बातें सुनकर भूमिका गहरी सोच में पड़ जाती है। भूमिका के चेहरे के हाव भाव देखकर नैना अपनी जगह से उठती है और सामने की टेबल से एक गिलास पानी लेकर भूमिका की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, सिर्फ अपने ऑफिसर साथी के लिए नहीं बल्कि कोई आम नागरिक भी होता तब भी वह यही करता। देश की सेवा करना, देश के लिए शहीद हो जाना उसका एक बचपन का सपना था। और देखो, जैसा कि उसे पहले मौका मिला, उसने दूध के कर्ज को भूलकर अपनी मिट्टी का कर्ज को चुकाना बेहतर समझा। इसमें तुम्हारी या निखिल की कोई भी गलती नहीं है। जैसे तुम्हारी जगह वहाँ कोई और होता, हो सकता था, वैसे ही निखिल की भी जगह पर वहाँ कोई और भी हो सकता था। अब भूमिका पानी के गिलास से धीरे धीरे पानी पीने लगती है, मानो इस पानी के सहारे उसकी आंखों के पानी को छुपाने की कोशिश कर रही हो। पानी खत्म करने के बाद वह गिलास को वापस मेज पर रखती है और अपनी दोस्त की माँ की आंखों में झांकने लगती है। नैना की आंखों की सच्चाई देखकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहती है, एक माँ एक माँ में ऐसी समझ और सहनशीलता मैंने पहले कभी नहीं देखी। आपसे मिलकर समझ में आता है कि वह क्यों ऐसा था। इतना कहने के बाद भूमिका फिर से खामोश हो जाती है।
भूमिका की इस बात के बदले में नैना सिर्फ एक प्यारी सी मुस्कान देती है। कुछ पलों के बाद भूमिका दोबारा कहती है, लेकिन यह निखिल यहाँ कैसे, और उसने इस घर को अपना घर क्यों कहा। अब नैना जवाब देती है, सिर्फ इस घर को नहीं, उसने तुम्हारे दोस्त की हर जिम्मेदारी को अपना लिया है। देखो हम कितने खुश नसीब हैं। हमारा एक बेटा चला गया तो अपने पीछे हमारे लिए अपनी ही उम्र का दूसरा बेटा छोड़कर चला गया। फिर एक पल रुक कर नैना बताना शुरू करती है, निखिल यहाँ माफी मांगने के लिए आया था। ये करीब 5 साल पहले की बात है, लेकिन हम उसे माफ तब करते जब हमारी नजरों में वह दोषी होता। तब से लेकर अब तक उसने बेटे होने का हर फर्ज निभाया है। भूमिका, ऐसा बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती। मैंने कितनी बार उससे कहा कि तुम्हें सब सच बता दे। मैंने खुद कितनी बार चाहा कि अगर तुम मुझे मिलो तो मैं तुम्हें सब सच बता दूं और तुम दोनों के बीच की दूरियों को कम कर दूं। अब नैना चुप रहकर थोड़ी देर खामोश रहती है और फिर वो भूमिका के चेहरे को देखती रहती है। भूमिका के चेहरे को देखते रहने के बाद नैना अपनी बात को पूरा करती है। कहती है, लेकिन देखो इन सब बातों को कितना वक्त बीत गया, पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पहुँच ही गई। और अब मैं तुमसे यह कह सकती हूँ कि बेटा, जब उसे हमने कसूरवार नहीं समझा तो तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद किए लेती हो। वह एक बहुत ही अच्छा लड़का है। इस तरह का जीवन साथी मिलना कोई आसान नहीं। पुरानी बातों को भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। वह सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं था, मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया था। एक माँ अपनी संतान से अधिक प्यार शायद ही किसी को कर पाती है। वह हम सभी से बहुत प्यार करता था। अब अगर उसे लगेगा कि हम सब उसके जाने के बाद दुखी हैं तो उसे उसकी शहादत खुशी नहीं देगी। अपनी फर्ज के लिए इतना बड़ा काम करने के बाद खुश होने पर उसका अधिकार है। हमें उससे यह नहीं छीनना चाहिए। इसके बाद नैना एक पल के लिए चुप हो जाती है। भूमिका एक गहरी सोच में चली जाती है। नैना भूमिका से पूछती है, मैंने जो कुछ भी कहा, क्या तुम्हें वैसा करना सही नहीं लगता। भूमिका नैना की बात सुनकर उसके गले लग जाती है और एक शब्द नहीं बोल पाती, फिर फूट फूट कर रोने लगती है। नैना प्यार से उसके सिर और कमर पर हाथ फेरती है और उसे चुप कराती है। इसके बाद अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए कहती है, तुम जाकर अपना प्यारा सा ये चेहरा साफ कर लो, मैं खाना लगवा देती हूँ। आज तुम दोनों बिल्कुल ठीक वक्त पर घर आए हो, सभी साथ बैठकर खाना खाएंगे। इधर मारवा हाउस में अनिका सीक्रेट अंडरग्राउंड वापस जाती है और सीधा लच्छो के कैबिन में जाकर बड़ी ही सावधानी से अपने हाथ में छुपाकर पकड़ी हुई एक सिरिंज उसकी बाजू पर चुभा देती है। धीरे से सिरिंज के अंदर भरी हुई सारी दवाई लच्छो के शरीर में पहुंच जाती है। कुछ पलों के लिए अनिका उसकी आंखों के सामने खामोश खड़ी रहती है। फिर उससे कहती है, तुमसे सच उगलवाने के और भी कई तरीके मेरे पास हैं, लेकिन फिलहाल वह सब करने का मेरा मूड नहीं। मेरे पास वक्त भी कम है। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ खास नहीं जानना। बस इतना बताओ कि दमयंती देवी तुम दोनों में, मेरा मतलब है कि निपुण मीना और लच्छो के बीच में फर्क कैसे पता लगाती है। लच्छो के कान में अनिका की आवाज पहुंच रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने धुंधलापन था। सामने मौजूद चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे सब कुछ अपने नियंत्रण से बाहर लग रहा था। उसे जान पड़ रहा था कि उसका खुद पर से नियंत्रण छूट रहा है। वह एक शब्द नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन न जाने किस तरह वह तोते की तरह हर सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य हो रही थी। अनिका करीब 5 मिनट तक पूछताछ करती है और उसके बाद वहां से वापस चली जाती है। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि दमयंती देवी के साथ उसकी डील आज रात ही होगी। दमयंती देवी इस मामले में किसी तरह की कोताही बरतने वाली नहीं है। इसके बाद अनिका एनी को कांटेक्ट करती है। एनी कहती है, हेलो मैडम, बताइए मैं इस वक्त आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अब अनिका कहती है, इट्स एक्शन टाइम एनी, अभी तुम्हारे पास कई घंटे हैं, अभी बस तुम्हें छोटी छोटी तैयारियां करनी है। अब एनी जवाब देती है, जी मैडम हो जाएगी, आप बताइए मुझे क्या करना है। इसके बाद अनिका एनी को समझा देती है कि अब उसे क्या क्या काम करना है। दूसरी तरफ दमयंती देवी के किले में अब तक दमयंती देवी को अनिका का जवाब मिल चुका था। वह भी आज रात की तैयारी में जुटी हुई थी। कभी वह अपने सिपाहियों के लिए तथ्य को बुलाती तो उसे कोई आदेश देती, तो कभी दूसरे गुट को बुलाकर उन्हें कुछ समझाने लगती।
वह लगातार इधर से उधर आते जाते हुए दिखाई दे रही थी। रुद्रमा देवी हर वक्त उसके आसपास मौजूद थी। वह जानना चाहती थी कि दमयंती देवी करना क्या चाहती है, लेकिन उसे बीच में रोकने या टोकने का साहस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो रूप दमयंती देवी का आज दिखाई दे रहा था वह सामान्य नहीं था। ऐसी स्थिति में उसे कुछ भी कहना अपने लिए बिन वजह मुसीबत को न्योता देना था। अंत में दमयंती अपनी साइबर सिक्योरिटी टीम को आदेश देती है और कहती है, वकील को कहो कि वह निका से कह दे कि दमयंती देवी ने पहला ऑप्शन चुना है, वह बेफिक्र रहे। दमयंती देवी उसे वही चीज देगी जो उसके अंतर मन को खुश कर सके। साथ में वकील को भी कहो कि वह अनिका से कहे कि मेरी बची हुई तीसरी मूर्ति के बदले में मुझे उससे कुछ कीमती हासिल हो सकता है। इस डील के बाद वह जब चाहे तब हमारे साथ उस मूर्ति का भी सौदा कर सकती है। हम उसके इंतजार में रहेंगे। वह टीम जी माँ साहिब कहकर पीछे की ओर 2 कदम चलकर मुड़ जाती है और वहां से चली जाती है। दमयंती देवी को विश्वास था कि एक बार लच्छो उसके पास वापस आ गई तो सौम्या को छुड़ाना थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। लेकिन इसके लिए सौम्या का जिंदा रहना बहुत जरूरी था। अब जब कुछ पलों के लिए दमयंती देवी बिल्कुल शांत हो जाती है, तब रुद्रमा देवी उससे कहती है, मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम उस गैर जरूरी लड़की के लिए इतनी भारी कीमत अदा करने के लिए तैयार क्यों हुई हो। अगर वह अनिका उनमें से कोई 2 लड़कियां वापस करने के लिए तैयार है तो तुमने सौम्या और लच्छो को क्यों नहीं मांगा। दमयंती देवी रुद्रमा देवी का सवाल देते हुए कहती है, वह स्वाति की संतान अपनी माँ की ही तरह बेहद शातिर है। वह हमारी शर्त कभी नहीं मानेगी, क्योंकि अब तक वह जान चुकी है कि हम हर हाल में उनके साथ सौदा करेंगे। लेकिन उसे लग रहा होगा कि यह हमारे लिए घाटे का सौदा है और उसके लिए फायदे का। लेकिन वह नहीं जानती कि हमारे लिए निपुण मीना लच्छो से किसी मायने में कम महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वह अनिका उन तीनों में से कोई 2 चुनने के लिए कहती, तब भी मैं निपुण और लच्छो को ही चुनती। रुद्रमा देवी हैरान होकर अधीरता से पूछती है, पर ऐसा क्यों। अब दमयंती जवाब देती है, क्योंकि निपुण और लच्छो में से असली लच्छो को पहचानना किसी के वश में नहीं। यह काम सिर्फ लच्छो खुद कर सकती है और हम नहीं चाहते कि लच्छो की जगह निपुण हम तक पहुंच जाए और लच्छो वहीं रह जाए। इधर मारवा हाउस में दोपहर लगभग ढल ही चुकी थी। भूमिका और निखिल वापस मारवा हाउस भी लौट आए थे। सीक्रेट अंडरग्राउंड में वे दोनों पहुंचने के बाद भूमिका निखिल से कहती है, जब आज मैं तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ जान ही चुकी हूँ तो अब तुम्हारे बारे में जो कुछ भी जानना बाकी है, अब तुम चुपचाप मुझे वह भी बता दो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कल अपलोड करूँगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ।